Hello guys, welcome back to our YouTube channel Agriculture and GK Knowledge for All. Myself सुमन बिश्नोई एंड आज हम डिस्कस करेंगे मेज़ क्रॉप के बारे में। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल एग्रीकल्चर एंड जीके को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। दैन अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि एग्रीकल्चर एंड जीके ने एक कोर्स लॉन्च किया है एफसीआई के लिए। अगर आप एफसीआई की प्रिपरेशन कर रही हैं और सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो बहुत ही कम दाम पर आपके लिए ये कोर्स लॉन्च किया गया है, जिसमें आपको सिलेबस से रिलेटेड कंप्लीट नोट्स और स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाया जाएगा विद वीडियो लेक्चर्स। और इसके अलावा आपको लास्ट ईयर के या प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन पेपर हैं वो भी आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। देन अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये है मेज़ क्रॉप, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट स्लाइड है कि मेज़ होता क्या है, ठीक है। मेज़ का साइंटिफिक नेम और उसकी फैमिली ओरिजिन इन सब के बारे में अपने पढ़ेंगे, ठीक है। तो मेज़ का बोटेनिकल नेम क्या होता है? जिया मेज़, ओके। उसके बाद में इसकी फैमिली क्या है? ग्रेमिनी या पोएसी। ये दोनों एक ही नाम है, ये ग्रेमिनी का नाम ही है पोएसी। पहले ग्रेमिनी बोलते थे, अब इसको पोएसी बोलते हैं, ठीक है। बहुत से एग्जाम में पोएसी ऑप्शन में दिया होता है, ठीक है। उसके बाद में ओरिजिन क्या है? तो इसका ओरिजिन है सेंट्रल अमेरिका या फिर मैक्सिको। क्रोमोसोम नंबर क्या है? 2n इजिकल टू 20 क्या है? क्रोमोसोम नंबर है इसका। उसके बाद में है मेज इज ए क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप और प्रोटोएंड्री। ये प्रोटोएंड्री टर्म का क्या मतलब है? ये क्रॉस पॉलिनेटेड है। क्रॉस पॉलिनेटेड को हिंदी में बोलते हैं परपरागण, ठीक है। प्रोटोएंड्री का क्या मतलब है? अब प्रोटोएंड्री को समझने से पहले ना अपने को समझना पड़ेगा कि डाइकोगेमी क्या है, क्योंकि ये प्रोटोएंड्री जो ना ये डाइकोगेमी का ही एक टाइप है। तो डाइकोगेमी क्या है? डाइकोगेमी है कि जिसमें जो मेल फ्लावर्स होते हैं और फीमेल फ्लावर्स होती हैं, इन दोनों का जो मैच्योरिटी टाइम है वो कभी भी सेम नहीं होता। यानी कि या तो पहले मेल पार्ट जो है वो मैच्योर हो जाएगा या फीमेल पार्ट मैच्योर हो जाएगा, जिससे इसमें सेल्फ पोलिनेशन नहीं हो पाता, ठीक है। अब अपने को ये पता करना है कि प्रोटोएंड्री क्या होता है, ठीक है। तो प्रोटोएंड्री क्या होता है? प्रोटोएंड्री होता है ना, उसमें क्या होता है कि जो मेल पार्ट है ना, जो मेल पार्ट है वो पहले मैच्योर हो जाएगा और जो फीमेल पार्ट है ना वो बाद में मैच्योर होगा, ठीक है। उसे क्या बोलते हैं? प्रोटोएंड्री। और ये किस में पाया जाता है? ये मेज में होता है, ठीक है। उसके बाद में जो मेज है उसे क्या बोलते हैं? क्वीन ऑफ सीरियल्स बोलते हैं। ये तो पता ही होगा कि किंग ऑफ सीरियल्स किसे बोलते हैं? व्हीट को बोलते हैं, ठीक है, गेहूं को बोलते हैं। उसके बाद में मेज इज ऑल्सो नोन एज मिरेकल क्रॉप। मेज को क्या बोलते हैं? मिरेकल क्रॉप बोलते हैं। अब इसे मिरेकल क्रॉप क्यों बोलते हैं? इसके हाई प्रोडक्शन के कारण, इसके हाई प्रोडक्शन एबिलिटी के कारण इसको क्या बोलते हैं? मिरेकल क्रॉप बोला जाता है मेज को, ओके। उसके बाद में है इनफ्लोरेसेंस। जो मेज होता है उसका इनफ्लोरेसेंस होता है, उसको क्या बोलते हैं? स्पेडिक्स। स्पेडिक्स क्या होता है? जैसे कि ये भुट्टा है, ये जो लीफ है, ठीक है, ये ऐसे फ्लोवर लाइक एक स्ट्रक्चर सी बनी हुई है ना, फ्लोवर के जैसी, इसे क्या बोलते हैं? स्पेडिक्स बोलते हैं। उसके बाद में है मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर। ये जो मेज होता है ना, इसके मेल फ्लावर को तो क्या बोलते हैं? टेसल, ठीक है। और इसके फीमेल फ्लावर को क्या बोलते हैं? सिल्क। इसका डायग्राम दिखा देती हूँ मैं, इजी होगा याद रखने के लिए। जैसे कि ये जो है ना, ये क्या है? ये तो है मेल, मेल पार्ट है, ठीक है। टेसल्स, ये वाले जो ये बालियां जो दिखाई दे रही है ईयर्स, ये सब क्या है? ये है टेसल्स, ओके। और अब ये देखना है कि फीमेल पार्ट जिसे सिल्क बोलते हैं, ये जो ये हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है ना, ये क्या है? ये है फीमेल पार्ट या सिल्क, ओके। देन उसके बाद में पढ़ते हैं कि ये बोल रहा है कि जो मेज है ना वो C4 प्लांट है। C4 प्लांट क्या होता है? कल मैंने आपको बताया था कि जब प्लांट, कोई भी प्लांट है जो CO2 को ऑब्जर्व करेगा तो उसके बाद में जो पहला प्रोडक्ट बनेगा ना वो क्या होगा? वो 4 कार्बन का होगा, ठीक है। इसीलिए उन प्लांट्स को क्या बोलते हैं? C4 प्लांट, जिसका एक एग्जाम्पल है मेज, ओके। उसके बाद में है शॉर्ट डे प्लांट। शॉर्ट डे प्लांट कई बुक में आपको डे न्यूट्रल प्लांट भी मेंशन किया हुआ मिलेगा। उसके बाद में ये शॉर्ट डे प्लांट है, ठीक है। शॉर्ट डे प्लांट का मतलब क्या होता है कि ऐसे प्लांट्स जिनको अपनी फ्लोवरिंग के टाइम, यानी कि जब फ्लोवर निकल रहे होते हैं ना, तो उस टाइम उनको जो लाइट की नीड होती है ना, जो वो कितनी होती है? 12 से 14 हावर ही लाइट की नीड होती है, ठीक है। उसके बाद में आ गया कि मेज में कौन से जीन पाए जाते हैं। मेज में कौन कौन से जीन पाए जाते हैं?
मेज़ में 2 जीन पाए जाते हैं, ओपेक 2 और फ्लोरी 2, ठीक है, 2 जीन पाए जाते हैं। ओपेक 2 का पूछा जाता है। और उसके बाद में है प्रोटीन परसेंटेज। तो मेज़ में क्या है, 10% प्रोटीन पाई जाती है, ठीक है। मेज़ में कितने परसेंट प्रोटीन पाई जाती है, 10%। और कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, मेज़ में जो प्रोटीन पाई जाती है ना उसे क्या बोलते हैं, जीन। मेज़ में पाई जाने वाली प्रोटीन को क्या बोलते हैं, जीन। पर मेज़ में है ना 2 अमीनो एसिड एब्सेंट होते हैं। अमीनो एसिड्स क्या करते हैं, अमीनो एसिड्स की जो चेन होती है ना वो मिलके क्या बनाती है, प्रोटीन बनाती है, ठीक है। तो 2 अमीनो एसिड जो होते हैं ना वो इसमें एब्सेंट होते हैं। वो कौन से हैं, लाइसिन और ट्रिप्टोफान। और इन दोनों की कमी के कारण ही जो है ना, मतलब इसकी प्रोटीन की थोड़ी क्वालिटी है ना वो थोड़ी लो होती है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में है फेट। फेट पे क्वेश्चन पूछा जाता है, कितने परसेंट फेट है, 4%, ओके। कार्बोहाइड्रेट कितनी है, 70%। ऑयल परसेंटेज कितना है, 4%। ऑयल का भी इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार पूछा जाता है कि ऑयल कितना है, तो 4%, ओके। उसके बाद में टेस्ट वेट। 2 टर्म यूज़ होती है, एक होता है सीड इंडेक्स और एक होता है टेस्ट वेट, ठीक है। तो सीड इंडेक्स क्या, टेस्ट वेट का पहले अपने देख लेते हैं। टेस्ट वेट क्या होता है कि कोई भी क्रॉप है उसके 1000 सीड को ले लिया, 1000 सीड को ले लिया और उसका वेट देखते हैं कि कितना है, ठीक है। उस वेट को ही क्या बोलते हैं, टेस्ट वेट, ठीक है। तो मेज़ का टेस्ट वेट कितना होता है, मेज़ के 1000 दानों को लेंगे और उसका वेट देखेंगे ना तो उसका वेट होएगा 200 से 250 ग्राम, ओके। उसके बाद में है सीड इंडेक्स। सीड इंडेक्स का क्या होता है कि सीड इंडेक्स में है ना ओनली 100 सीड को लिया जाता है, ठीक है। 100 सीड को लेंगे और उसके बाद में है ना मतलब देखेंगे कि उसका वेट कितना है, उसे क्या बोलते हैं, सीड इंडेक्स। सीड इंडेक्स नॉर्मली उन क्रॉप्स में यूज़ में होता लिया जाता है जिन क्रॉप्स के जो ग्रेन है ना वो बहुत छोटे होते हैं, सीड बहुत छोटे होते हैं। एग्जाम्पल के लिए मस्टर्ड, वीट और जो राइस है इनमें क्या लिया जाता है, सीड इंडेक्स, ओके। और टेस्ट वेट मोस्टली उन क्रॉप्स के लिए यूज़ में लिया जाता है जिनके जो सीड होते हैं ना वो बड़े होते हैं, ओके। उसके बाद में जो मेज़ है ना वो क्या नॉन टिलरिंग प्लांट है, यानी कि इसमें टीलर्स का निर्माण नहीं होता, ठीक है, टीलर्स फॉर्मेशन नहीं होती। उसके बाद में एग्जाम्पल और भी है नॉन टिलरिंग प्लांट के, जैसे बाजरा, ज्वार और मेज़, ओके, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में है कि इन मेज़ येलो कलर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, मेज़ के दानों का जो येलो कलर होता है ना वो किसकी प्रेजेंस के कारण होता है, किसकी प्रेजेंस के कारण होता है, क्रिप्टोजेंथिन की प्रेजेंस के कारण होता है, ओके। उसके बाद में नेक्स्ट स्लाइड पे है क्लासिफिकेशन ऑफ मेज़। मेज़ का क्लासिफिकेशन सबसे पहले है डेंट कॉर्न, ठीक है, जिसका साइंटिफिक नेम है जिया मेज इंडेंटाटा, ओके। इसके आगे है द कर्नाल ऑफ द डेंट कॉर्न अपीयर लाइक ए टूथ सो नेम्ड एज डेंट कॉर्न, ठीक है, टूथ के लाइक स्ट्रक्चर होती है इसीलिए इसको डेंट कॉर्न बोला जाता है। उसके बाद में है फ्लिंट कॉर्न, सेकंड है फ्लिंट कॉर्न, फर्स्ट पढ़ा था डेंट कॉर्न, सेकंड है फ्लिंट कॉर्न। फ्लिंट कॉर्न क्या होता है, जिया मेज इंडुराटा, ओके। इट्स कर्नेल इज हार्ड एंड स्मूथ, इसके जो कर्नेल होते हैं वो हार्ड और स्मूथ होते हैं। कॉमनली कल्टिवेटेड इन इंडिया, भारत में कॉमनली कल्टिवेटेड की जाती है स्पीसीज को, ठीक है। उसके बाद में है स्वीट कॉर्न, थर्ड, फर्स्ट पढ़ा था डेंट कॉर्न, फिर फ्लिंट कॉर्न और उसके बाद में स्वीट कॉर्न। स्वीट कॉर्न का साइंटिफिक नेम क्या है, जिया मेज सैकेराटा, ओके। उसके बाद में है इसे क्या बोला जाता है, स्वीट कॉर्न भी बोला जाता है इसे, ओके। उसके बाद में नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में है फर्स्ट है फ्लोर कॉर्न, ठीक है, जिया मेज एमेलेसिया, जिसे सॉफ्ट स्टार्च कर्नेल भी बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद में है पॉपकॉर्न, जिसे जिया मेज एवर्टा, जिससे पॉपकॉर्न बनती है ना वो वाला मेज, ठीक है, पॉपकॉर्न जिया मेज एवर्टा। इट इज चीफली यूज टू प्रिपेयर द फूड प्रोडक्ट्स लाइक कॉर्न फ्लैक्स, कॉर्न चिप्स ईटीसी। मीन्स इसका यूज़ किस लिए किया जाता है, जो फूड प्रोडक्ट्स होते हैं ना उनको बनाने के लिए, एग्जाम्पल जैसे कि कॉर्न फ्लैक्स, कॉर्न चिप्स, ओके। उसके बाद में है वैक्स कॉर्न। वैक्स कॉर्न का क्या है, जिया मेज सर्टिना, सॉरी। और उसके बाद में इट इज़ यूज टू प्रोड्यूस स्टार्च, स्टार्च प्रोड्यूस करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। उसके बाद में है पॉडकॉर्न। पॉडकॉर्न क्या है, जिया मेज जूनिकेटा, ओके। ये 7 प्रकार के थे जो मैंने आपको बता दिए। उसके बाद में नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे टेम्परेचर की, मेज को टेम्परेचर की क्या क्या कितनी कितनी रिक्वायरमेंट होती है। तो जो मिनिमम टेम्परेचर होता है ना जर्मिनेशन के लिए वो कितना चाहिए होता है मेज को, 7 से 11 डिग्री सेल्सियस, और ऑप्टिमम 34 डिग्री सेल्सियस। और जो मैक्सिमम टेम्परेचर है, ठीक है, वो होता है 42 से 43 डिग्री सेल्सियस, ओके। और जो टेम्परेचर ग्रोथ के लिए सुटेबल टेम्परेचर होता है मेज़ के लिए वो होता है 32 डिग्री सेल्सियस, 32 डिग्री सेल्सियस,
ओके, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये सुटेबल टेम्परेचर कई बार पूछा जाता है ऑप्टिमम टेम्परेचर करके। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में क्लाइमेट। सभी क्रॉप्स के ना लगभग क्लाइमेट सेम रहती है। आप है ना चार्ट बना के याद किया करो जिससे कि इजीली याद रहे, ठीक है। इसमें कुछ नहीं है क्लाइमेट में, इसके चलो पढ़ ही लेते हैं। मेज रिक्वायर 9 to 30 degree Celsius from planting to emergence to silking. Leaf numbers increase with temperature and photo period. मतलब कि सिल्किंग की जो होती है ना, मतलब नंबरिंग वगैरह, वो किसके साथ बढ़ती है, टेम्परेचर के साथ, ठीक है। उसके बाद में इंक्रीज इन टाइम टू टेसल एज द डियूरेनल वेरिएशन इंक्रीज फ्रॉम 0 to 17 डिग्री सेल्सियस। मैक्सिमम रेट ऑफ मेज ग्रोथ is at 30 degrees Celsius. Longer the grain filling periods, higher the grain yield provide no freezing temperature. ये मैंने बोला था ना कि सभी की है ना मोस्ट ऑफ है ना सेम ही रहती है क्लाइमेट का कोई वो नहीं रहता। आप मतलब सोइल और इसकी पीएच पे ज़्यादा ध्यान दिया करो, वो कई बार पूछ लेते हैं, मतलब सलाइन या एल्कलाइन सोइल, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है सोइल। सोइल का क्या है, डीप फर्टाइल रिच इन ऑर्गेनिक मैटर। इसमें ये नॉर्मल रहता है ऑर्गेनिक मैटर वाला, ठीक है। रिच यानी कि बेस्ट होनी चाहिए। फर्टाइल, ये तो इम्पॉर्टेंट है कि फर्टाइल तो होनी चाहिए, अगर सर्टाइल होगी तो अपने क्या ले लेंगे, उससे कोई प्रोडक्शन तो होगा नहीं, ठीक है। और वेल ड्रेनेड सोइल आर द मोस्ट प्रेफर्ड ones for the crops. However, maize can be grown on a variety of soil types, और the soil should be medium texture with good water holding capacity. और ये भी important है कि जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो अच्छी होनी चाहिए सॉइल की, ठीक है। द क्रॉप इज़ वेरी सेंसिटिव टू वाटर लॉगिंग, ये वाला इंपॉर्टेंट है। मेज क्रॉप है ना वाटर लॉगिंग के लिए सेंसिटिव होती है, ठीक है। मतलब ज़्यादा लॉन्ग टाइम के लिए जो पानी होता है ना वो खड़ा नहीं रह सकता क्रॉप में, ठीक है। टू एश्योर दैट वाटर डज नॉट स्टेगनेट ऑन द सोयल सरफेस फॉर मोर देन 4 to 5 आवर्स। ओके, इसका ये पीएच आ गया, मैंने बोला था ना पीएच के लिए 6.5 से 7.5 पीएच रिक्वायर है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में है सीड रेट। सीड रेट में है हाइब्रिड सीड और कंपोजिट सीड और फॉडर पर्पस के लिए। हाइब्रिड सीड का कितना रखेंगे, 25 kg पर हेक्टेयर। ओके, यानी कि एक हेक्टेयर क्रॉप में कितना सीड लेंगे, 25 kg, ठीक है। और कंपोजिट में 15 से 20 kg पर हेक्टेयर, और फॉडर पर्पज के लिए 40 से 50 kg पर हेक्टेयर, ठीक है। उसके बाद में स्पेसिंग कितनी रखते हैं, रो टू रो और प्लांट टू प्लांट कितनी रखी जाती है, रो इनटू प्लांट 60 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर। ओके, ये रही स्पेसिंग। अडोप्ट ए स्पेसिंग ऑफ 25 सेंटीमीटर बिटवीन प्लांट्स इन द रो विच आर 60 सेंटीमीटर अपार्ट्स। ये ऊपर बताया था वही है, ठीक है। कॉमनली हर्बिसाइड यूज इन मेज इज सिमाजिन, ठीक है। जो हर्बिसाइड कॉमनली यूज में लिया जाता है मेज में वो कौन सा है, सिमेजिन, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट स्लाइड में है कि फील्ड प्रिपरेशन कैसे करते हैं। ये अभी सब में जैसे कि मैंने क्लाइमेट का बोला था लगभग सेम ही रहता है, ठीक है। मतलब कि गहरी जुताई करेंगे एक बार डिस्क प्लाउ से, प्लाउ द फील्ड विद डिस्क प्लाउ वंस फॉलोड बाय कल्टीवेटर प्लाविंग ट्वाइस आफ्टर सेपरेटिंग FIM और कंपोस्ट टिल ए फाइन टिल्थ इज ऑब्टेन, ठीक है। FIM या कंपोस्ट डाल सकते हैं अच्छी टिल्थ के लिए या फिर अच्छे प्रोडक्शन के लिए, ओके। उसके बाद में है फॉर्मिंग रिच एंड फ्रो और बेड्स, यानी कि रिच या फिर फ्रो या बेड्स बनाने के लिए। तो फॉर्म रिच एंड फ्रो प्रोवाइडिंग सफिशिएंट इरिगेशन चैनल्स, द रिच शुड बी 6 सेंटीमीटर अपार्ट्स, ओके। उसके बाद में नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में है थिनिंग एंड गैप फिलिंग। थिनिंग का क्या रहता है, जैसे कि प्लांट है, ठीक है, बहुत पास में उग गए, ठीक है। तो जैसे कि ये थिनिंग कब की जाती है, जब अपने क्रॉप को सोविंग कर दिया ना उसके 12 से 15 दिन बाद ही थिनिंग प्रोसेस कर दी जाती है, ओके। 12 से 15 दिन बाद क्या किया जाता है, थिनिंग प्रोसेस। क्योंकि 12 से 13 दिन बाद इतनी ग्रोथ नहीं होती, छोटे छोटे प्लांट होते हैं, अपने को पता चल जाता है हाँ पास में है, तो जो ज़्यादा पास में है ना उनको उखाड़ दो, ठीक है, उनको निकाल दो, इसे क्या बोलते हैं, थिनिंग। और गैप फिलिंग क्या बोलते हैं, कई बार ऐसे होता है एक प्लांट यहाँ पे है तो एक यहाँ पे है, बहुत ज़्यादा बीच में डिस्टेंस है, ठीक है, तो वहाँ पे बीच में और प्लांट लगा दो, ठीक है, उसे बोलते हैं गैप फिलिंग, यानी कि जो गैप है उसे भरना, ठीक है। और उसके बाद में है हो एंड हैंड वीडिंग ऑन द 13 डे ऑफ सोविंग, यानी कि सोविंग के 30 दिन बाद, ठीक है, जैसे ही सोविंग करती है उसके 30 दिन बाद क्या करना चाहिए, मतलब कि होइंग करनी चाहिए, जैसे कि हाथ से खुरपी वगैरह से, ठीक है, वीड को निकालना चाहिए,
उसके बाद में एप्लीकेशन ऑफ फर्टिलाइजर, यानी कि जो फर्टिलाइजर अपने क्रॉप में देते हैं ना, उनका क्या क्या रेशो रहता है, कैसे देना है, उसके बारे में आइए। अप्लाई NPK फर्टिलाइजर एज पर सोयल टेस्ट रिकमेंडेशन एज पर एज पॉसिबल। सोयल ऐसे ही नहीं डालना चाहिए फर्टिलाइजर, पहले सोयल का टेस्ट करवाओ कि कौन से न्यूट्रिएंट की कमी है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग फर्टिलाइजर देना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। जैसे कि NPK नॉर्मली रिकमेंडेड है, जिसमें NPK नाइट्रोजन का कितना डालेंगे, 135 किलोग्राम, ठीक है, और फॉस्फोरस कितना डालेंगे, 62 kg, और जो पोटास है वो कितना डालेंगे, 50 kg। नाइट्रोजन को एक बारी में नहीं डालना होता, नाइट्रोजन को 3 अलग अलग पार्ट में डालना होता है, ठीक है। और अगर अपने ने कोई कंपोस्ट या फिर मतलब FYM का यूज़ कर रखा है, मतलब भूमि में, सोइल में, तो नाइट्रोजन की जो मात्रा है ना उसे 25% कम कर देते हैं, ठीक है। जैसे कि इसमें एजेटोबैक्टर का यूज़ किया जाता है, सॉरी एजोस्पाइरिलम का मेज़ में, तो फिर उस कंडीशन में क्या करते हैं, नाइट्रोजन का 25% कम कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में है सीड ट्रीटमेंट। सीड को ट्रीट क्यों किया जाता है, कई बार जो फंगीसाइड वगैरह की वजह से जो रोग होते हैं, मतलब जो डिजीज़ वगैरह फैलती है, ठीक है, उन सब से बचाने के लिए जो सीड को ट्रीट किया जाता है, ठीक है। कई बार सोइल में पहले से होता है, अपने सीड वहाँ पे उगा रही हैं, ठीक है, जो लास्ट ईयर क्रॉप ली थी उसमें कोई, उसमें रूट में या फिर कोई भी प्लांट उसमें कोई डिजीज़ थी, वो इस प्लांट में ना लगे, उसलिए क्या करते हैं, उसके लिए सीड को ट्रीट किया जाता है, ठीक है। तो सीड को ट्रीट किया जाता है, तो उसके लिए ना लगभग थीराम वगैरह इनका यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो इसमें थीराम का यूज़ करेंगे तो कितना करेंगे, 2 ग्राम पर kg सीड, यानी कि 1 kg सीड को अपने ट्रीट करना है तो उसके लिए 2 ग्राम थीरेम का यूज़ करेंगे, ठीक है। और उसके बाद में अगर एजोस्पाइरिलम से भी करना है, सीड को ट्रीट करना है, ठीक है, तो उसके लिए 600 ग्राम पर हेक्टेयर से ट्रीट करते हैं, ओके। उसके बाद में आ गया वीड मैनेजमेंट। वीड मैनेजमेंट क्या होता है, खरपतवार को मतलब मैनेजमेंट करना, खरपतवार को कंट्रोल करना। वीड होते, खरपतवार होते क्या है, सबसे पहले तो ये क्वेश्चन। तो वीड क्या होते हैं कि जो भी मतलब कि अपने कोई फसल ली है अपने खेत में, ठीक है, उसके अंदर जो भी ऐसे प्लांट जिन्होंने अपने, जैसे कि मेज की क्रॉप अपने ग्रो किया अपने फील्ड में, ठीक है, वहाँ पे है ना साथ में तो वीट के प्लांट निकल आए, बिकॉज लास्ट ईयर अपने ने वो सोविंग किया था वहाँ पे, ठीक है। उसके अलावा जैसे कि अदर प्लांट्स है वो भी ग्रो हो रखे हैं, तो ये सब क्या है, ये वीड है, ठीक है। ओनली मेज के प्लांट को छोड़ के बाकी सब प्लांट जो ग्रो हो रखे हैं वो सब क्या है, वीड है, ठीक है। उन सबको निकालना, अब उन्हें निकालना क्यों जरूरी है, बिकॉज अगर नहीं निकालेंगे तो अपने जो अपने को जो ईल्ड होगी ना वो प्योर नहीं मिलेगी, ठीक है, उसमें मिक्सअप होगा। और उसके बाद में अभी नेक्स्ट पढ़ लेते हैं, अप्लाई हर्बिसाइड। इनके लिए हर्बिसाइड यूज़ में लिया जाता है, ठीक है, अलग अलग हर्बिसाइड होता है। तो और वो मैंने आपको बताया कि था कि क्रॉप के 30 डेज़ के बाद क्या करते हैं, मतलब उसमें होइंग यानी कि हाथ से या फिर खुरपी वगैरह से क्या करते हैं, वीड को निकाल देते हैं, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं क्रिटिकल स्टेज ऑफ वाटर, ठीक है। वाटर मतलब कि वाटर कब देना नेसेसरी है, क्रिटिकल स्टेज क्या होती है, यानी कि कोई भी क्रॉप की है ना वो वाली स्टेज जिसमें अगर अपने वाटर नहीं देंगे क्रॉप को, ठीक है, तो अपने को कोई yield प्राप्त नहीं होगी, या फिर बहुत ही लो लेवल की yield प्राप्त होगी, अपने को बहुत ही लो लेवल की yield मिलेगी, ठीक है, उसे बोलते हैं क्रिटिकल स्टेज। तो मेज में क्रिटिकल स्टेज होती है, जो होती है वो होती है टेसलिंग और सिल्किंग, ठीक है। टेसलिंग क्या होता है, जब टेसल्स निकलती हैं, और सिल्किंग क्या होता है, जब सिल्क निकलते हैं, ठीक है। अब याद रखना कि जैसे ही क्रॉप को ग्रो कर दिया, ठीक है, क्रॉप को ग्रो करने के 40 से 42 दिन बाद, ठीक है, 40 से 42 डेज बाद क्या होता है, टेसल्स निकलने शुरू होते हैं, टेसल्स निकलने शुरू होते हैं, ठीक है। टेसल्स होते क्या हैं, जैसे कि ये मेज का प्लांट है, इसके ऊपर ऊपर मैंने डायग्राम दिखाया था ना आपको, वो टेसल्स हैं, ठीक है। उसके बाद में है ना यहाँ से सिल्क निकलेगा, ठीक है। सिल्क कितने दिन बाद निकलता है, टैसल के 10 से 15 दिन बाद सिल्क निकलता है, ठीक है। टैसल के निकलने की जो प्रोसेस है ना उसे टैसलिंग बोलते हैं, और सिल्क के निकलने की जो प्रोसेस है ना उसे सिल्किंग बोलते हैं, और ये दोनों क्या है, क्रिटिकल स्टेज ऑफ इरिगेशन है, ओके। उसके बाद में आ गया कि रूट सिस्टम, जो मतलब मेज होता है ना उसका रूट सिस्टम क्या होता है, 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। फर्स्ट है सेमिनल रूट, सेकंड है क्राउन रूट, और थर्ड है ब्रैक या फिर प्रोप रूट्स, ओके। तो इनका एक डायग्राम है, मैं आपको दिखा देती हूँ, ये वाला, ठीक है। इनमें जो ये ब्लू मेंशन है ना, ये ब्लू मेंशन किया हुआ, ये तो क्या है, ब्रैक रूट, ये देखो
ये वाली जो है ना, ये ब्राउन कलर की जो लेयर है, ये शो करती है कि ये सॉइल है, ठीक है, ये सॉइल की सरफेस है, ठीक है। ये देखो सॉइल की सरफेस से ऊपर से भी निकला हुआ है, किसी ने प्लांट देखा होगा ना इसका मेज का, तो ये देखो ऊपर से निकल के फिर अंदर जा रही है, ठीक है। तो ये सब ब्लू से मेंशन किया हुआ है, ये तो क्या है, ब्रेक रूट है, ठीक है। और उसके बाद में सेमिनल रूट कौन सी है, ये वाली जो रूट है ना, ये वाली, ये देखो ये वाली, ये है सेमिनल रूट। और उसके बाद में है कि क्राउन रूट कौन सी है, ये वाली जो रूट है ना, ये वाली, ये है क्राउन रूट। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड में आ गई इसकी वैरायटीज, ठीक है। फर्स्ट है जो AICRP के द्वारा डेवलप की गई थी 1961 के अंदर, वो कौन सी थी, गंगा फर्स्ट, गंगा 101, दक्कन और रंजीत, ये सब वैरायटीज AICRP 1961 के द्वारा रिलीज की गई थी। उसके बाद में कंपोजिट वैरायटीज, कंपोजिट वैरायटी कौन कौन सी है, विक्रम, विजय, अंबर, किसान, जवाहर और सोना, ये सब क्या है, कंपोजिट वैरायटी। फिर सिंथेटिक वैरायटीज, सिंथेटिक वैरायटी क्या है, अंबर जो है ना वो सिंथेटिक वैरायटी है, ठीक है। इंक्रीज बाय ओपन पॉलिनेशन, कंपोजिट वैरायटी का मैंने आपको कल बताया था, कंपोजिट वैरायटी किसे कहते हैं, यानी कि कोई भी दो क्रॉप की वैरायटी जो कि वेल परफॉर्मेंस दे रही हो, ठीक है, उन्हें क्या करना, उन लाइंस को ग्रो करके फिर फ्री पॉलिनेशन होने देना, और उसके बाद में जो क्रॉस पॉलिनेशन से जो अपने को यील्ड मिलती है ना, वो कंपोजिट वैरायटी होती है, ठीक है। और सिंथेटिक वैरायटीज में क्या होता है, इसमें भी ओपन पॉलिनेशन ही किया जाता है, ठीक है। इसका एक एग्जांपल है अंबर। उसके बाद में टॉप क्रॉस वैरायटी कौन कौन सी है, गंगा 2 और हाई स्टार्च, ये क्या है, ये टॉप क्रॉस वैरायटीज है। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, 1971 में लाइसिन रिच ओपेक कंपोजिट प्रोटीना, मैं आपको बता देती हूँ, 1971 में है ना एक मतलब कंपोजिट वैरायटी जिसका नाम है प्रोटीना, ठीक है, जिसमें क्या था, लाइसिन और ओपेक है ना, इन दोनों की मात्रा बहुत ज़्यादा थी, जैसे कि लाइसिन है इसकी 4% थी, ठीक है। उसके बाद में इनका एग्जाम्पल ये देखो, शक्ति रत्ना, ठीक है, ये रिलीज की गई थी। और उसके बाद में आ गया फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर, फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर में क्या है, नाइट्रोजन डेफिशिएंसी से, सबसे पहले जो नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी, नाइट्रोजन की कमी हो गई, उससे जो डिजीज होती है वो, ठीक है। तो इसका क्या है, इसमें जो होती है ना लीव्स होती है, ये देखो टर्न होगी और वी शेप की होगी, ठीक है। तो ये क्या है, नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी से होता है। और ये देखो जो अपर वाला पार्ट है ना, वो क्या हो गया, येलो, ठीक है। ये सिम्टम्स है इनके, ये देखो ये येलो हो गया, ठीक है। देन नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, इसमें कुछ नहीं है, ये मैं आपको बता रही हूँ ना वही इसमें है, ठीक है। और उसके बाद में नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में है सल्फर की डेफिशिएंसी से क्या होता है, ठीक है। तो सल्फर की डेफिशिएंसी से क्या होता है, ये देखो येलो कलर की स्ट्रिप्स दिखाई देने लग जाती है, ये देखो ये वाली, ये यहाँ पे दिखाई दे रही है ना, ये एक बार मैं बता देती हूँ आपको, ये देखो ये वाली, ठीक है। और उसके बाद में नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे है चारकोल रोड डिजीज, ठीक है। ये इसमें है, ये डिजीज का लाइफ साइकिल दिया हुआ है, ठीक है, चारकोल रोड डिजीज का। इसमें सबसे पहले जो इन्फेक्टेड जो है वो तना या जड़ बोल सकते हैं, उसके बाद में ये चारकोल रोड के कारण ओवरविंटरिंग हो गया, ठीक है। ये अवशेष हैं जो कि उसके अंदर सोइल में पड़े हुए हैं, ठीक है। उसके बाद में अपने अगर रिमूव भी कर दिया ना, तो उसके बाद में जो इन्फेक्टेड प्लांट जो फंगी थे ना, वो क्या करेंगे, वो सोइल में ही सर्वाइव करेंगे, और नेक्स्ट टाइम जब भी अपने मेज क्रॉप को ग्रो करेंगे ना, तो फिर से वो प्लांट को इन्फेक्टेड कर देंगे। ओके, उसके बाद में इसका कंट्रोल है ना, इसमें डिजीज में है ना लगभग सेम ही रहता है, ठीक है। फंगी साइड, अगर वो फंगी से हो रहा है रोग, ठीक है, अपने को ये पता होना चाहिए कि इसका वेक्टर कौन है, फंगी से हो रहा है तो फंगीसाइड यूज किया जाएगा, ठीक है। और इसमें क्या किया जाता है, चारकोल रोट में है ना लगभग है ना रेजिस्टेंस वैरायटी, ठीक है, इसकी रेजिस्टेंस वैरायटी जैसे कि गंगा 2 है ना, वो इसकी रेजिस्टेंस वैरायटी है, उसका यूज किया जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट डाउनी मिल्ड्यू, डाउनी मिल्ड्यू है ना 4 प्रकार के होते हैं, वैसे तो मे बी 7 प्रकार के होते हैं, पर अपने 4 प्रकार के पढ़ना है, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले ये देखो, ये बूटा देखो कैसे हो गया, ठीक है, ये डाउनी मिल्ड्यू का एग्जाम्पल है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड, ये रस्ट है, ये देखो ये स्पॉट्स जो है इसके येलो येलो कलर के, ये रस्ट है। और उसके बाद में नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट में है चारकोल रोट और उसका कैजल ऑर्गेनिज्म, ठीक है, माइक्रोफोमिना, फेजियोलिना, ठीक है, ये चारकोल रोट का कोजल ऑर्गेनिज्म है, ठीक है।
और ब्राउन स्ट्रिप डाउनी मिल्ड्यू है जो, उसका क्या है, पुनिका सोर्गी। ओके, उसके बाद में क्रेजी टॉप डाउनी मिल्ड्यू, उसका क्या है, स्क्लेरोस्पोरा राइसियाई। और उसके बाद में शुगर कैन डाउनी मिल्ड्यू है, उसका क्या है, प्रोने स्क्लेरोस्पोरा सेकेराई सॉरी। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में क्या दे रखा है, नेक्स्ट स्लाइड, ये लास्ट स्लाइड है। ठीक है, ये देखो इसके मेज़ के दाने हैं। ठीक है, ये एंडिंग जब क्रॉप को हार्वेस्ट करते हैं उस टाइम का है। ठीक है, हार्वेस्टिंग, और उसके बाद में इसमें हार्वेस्टिंग करते हैं तो उससे ईल्ड कितनी मिलती है। ठीक है, ये है हाइब्रिड की कितनी मिलेगी, 50 से 60 क्विंटल पर हेक्टेयर, कंपोजिट की 40 से 50 क्विंटल पर हेक्टेयर, और फॉडर क्रॉप की 300 से 400 क्विंटल पर हेक्टेयर। ठीक है, और एवरेज यील्ड इन इंडिया, एवरेज यील्ड कितनी मिलती है, 2.75 मिलियन, सॉरी 2.75 टन। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट, सॉरी ये लास्ट स्लाइड थी। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। और ये इन्होंने लास्ट ईयर हमारे एग्रीकल्चर एंड जीके के थ्रू एफसीआई में इनका सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, तो आई होप आप हमारा कोर्स परचेज करेंगे। और उसके बाद में एक बार फिर से आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल एग्रीकल्चर एंड जीके को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि सबसे पहले अपलोड होने पे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। देन थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।